यह पोलैंड में था, ठीक कुछ मिनट पहले जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, आज सुबह। पुतिन को लगता है कि उनका अंत पास है, इसलिए वह युद्ध बढ़ा रहे हैं और फिर नाटो देश पर हमला कर रहे हैं। देखिए, आज सुबह ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ट्वीट किया और यह ऐसी चीजें है जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। आइए वह ट्वीट देखें जो राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी नाटो देशों और दुनिया को भेजा है। मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और वही करना शुरू कर दें, और जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। जैसा कि आप जानते हैं, जीत के लिए नाटो की प्रतिबद्धता 100% से काफी कम रही है और कुछ देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली रही है। यह रूस के खिलाफ आपकी बातचीत और सौदेबाजी की ताकत को कमजोर करता है। जब आप तैयार हों, मैं भी तैयार हूं, बस बताइए कब। मैं इस पर विश्वास करता हूं। नाटो समूह का चीन पर 50% टैरिफ लगाना, जिसे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होते ही हटाया जाएगा, इस हास्यास्पद युद्ध को खत्म करने में मददगार होगा। चीन का रूस पर मजबूत नियंत्रण है, यहां तक कि उसकी पकड़ भी है, और ये शक्तिशाली टैरिफ उस पकड़ को तोड़ देंगे। यह ट्रंप का युद्ध नहीं है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह कभी शुरू नहीं होता। यह बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध था, यूक्रेन पर हमला हुआ था। मैं यहां सिर्फ इसे रोकने और हजारों रूसी और यूक्रेनी जाने बचाने के लिए हूं। पिछले हफ्ते 7,000 मौतें हुई, ये पागलपन है। अगर नेटो वैसा करता है जैसा मैं कह रहा हूं, तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और उन सभी जानों को बचाया जा सकेगा। अगर नहीं तो आप मेरा समय, संयुक्त राज्य अमेरिका का समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से यह एक शानदार बयान है। यह और भी मजबूत हो सकता था, लेकिन निश्चित रूप से यह सही दिशा में एक कदम है। दिन के अंत में हमें नेटो से साथ आने की जरूरत नहीं, हम उसे कह सकते हैं कि हमारे साथ आए। लगभग हर एक नेटो देश रूसी तेल नहीं खरीद रहा है, सिवाय हंगरी, स्लोवाकिया और तुर्की के। अब हंगरी और स्लोवाकिया यूरोप में सबसे अधिक रूस समर्थक देश हैं। वे रूसी तेल खरीदना नहीं रोकेंगे जब तक मजबूर न हो, और यही हमें करना है। हमें रूसी तेल खरीदना बंद करने का अनुरोध करने के बजाय मजबूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे यूरोप द्वारा रूसी तेल खरीदना कहना बहुत ही बेईमानी है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर यूरोपीय देश हंगरी या स्लोवाकिया की सरकार के समर्थक नहीं हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बदलने का कारण साफ है। उन्हें दिख रहा है कि पुतिन शांति नहीं चाहते। उन्होंने यह बात 2 दिन पहले सार्वजनिक रूप से कही थी। चलिए सुनते हैं। हाँ, समय लगभग खत्म हो रहा है और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है। यह हैरान करने वाला है। जब पुतिन चाहते थे, जेलेंस्की नहीं चाहते थे। जब जेलेंस्की चाहते थे, पुतिन नहीं चाहते थे। अब जेलेंस्की करना चाहते हैं और पुतिन एक सवालिया निशान है। लेकिन हमें बहुत बहुत सख्ती से उतरना होगा। अब कुछ बातें स्पष्ट करनी है। पुतिन ने कभी शांति नहीं चाही। उसने शांति का दिखावा किया क्योंकि उसे पता था कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, और यही उसका तरीका था दुनिया को दिखाने का कि यूक्रेन वासी ही हैं जो शांति नहीं चाहते। जब असल में जेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया, उन्होंने कहा, अरे क्यों ना हम आमने सामने मिलकर इस क्षेत्रीय विवाद को सुलझा लें। लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तक वह रूसी जनता और सेना को बताते रहे हैं कि जेलेंस्की अवैध नेता हैं। अब वह जेलेंस्की के साथ एक ही मेज पर बैठकर ऐसे बातचीत नहीं कर सकते जैसे जेलेंस्की उनके बराबर हों, जबकि असलियत में जेलेंस्की पुतिन से कहीं बड़े नेता हैं जितना पुतिन कभी हो भी नहीं सकते। वह 3 दिनों में यूक्रेन चाहता था और उसकी सेना 3.5 साल बाद भी जूझ रही है। असल में अगस्त में यूक्रेन ने रूस से जितनी जमीन ली, रूस ने उतनी यूक्रेन से नहीं ली। सेना असफल हो रही है और पुतिन का शासन ढह रहा है। आइए सुने राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए क्या योजनाएं साझा की हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन पर सख्ती बरतने का क्या मतलब है? तो ये प्रहार करना, बैंकों पर प्रतिबंधों के साथ और तेल और टैरिफ से संबंधित मामलों में भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने ये पहले ही कर दिया है। मैंने बहुत कुछ किया है। देखिए, भारत उनका सबसे बड़ा ग्राहक था। मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये करना आसान काम नहीं है, ये बड़ी बात है। इससे भारत से दरार आती है, समझे? इसे याद रखें। ये यूरोप की समस्या है, हमारी नहीं। दूसरी बात, ब्रायन, मुझे पता है कि इस पर आपकी मजबूत राय है
और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और सच कहूं तो बहुत से लोग नहीं करते। लेकिन हम एक युद्ध पर 350 अरब डॉलर खर्च कर रहे थे जो समुद्र के पार था। 300 यूरोप 100 मिलियन खर्च कर रहा था। ये अब भी बहुत पैसा है, लेकिन इसे बराबर किया जाना चाहिए था, कम से कम बराबर किया जाना चाहिए था, या फिर उन्हें और ज़्यादा खर्च करना चाहिए था। लेकिन मैंने कुछ किया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नेटो गया था और सभी नेटो देशों से मेरे अच्छे संबंध थे। मैंने उन्हें 2% से 5% तक बढ़ाने और किसी भी चीज़ के लिए भुगतान करने के लिए मना लिया। अब हमारे सभी खर्चे नेटो द्वारा दिए जा रहे हैं, तो नेटो बहुत, आप जानते हैं, वे अमीर देश हैं और अब वे भुगतान कर रहे हैं। हम मिसाइलें और दूसरी चीज़ें नेटो को भेज रहे हैं, नेटो हमें भुगतान कर रहा है और वे उसे वहाँ बांट रहे हैं जहाँ वे चाहते हैं, जो इस मामले में यूक्रेन है। मिस्टर प्रेसिडेंट, कौन सा? यार, ये एक बड़ी बचत है, ये बड़ा फर्क है। हम खर्च नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इसे एक अलग वजह से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप कह सकते हैं हम पैसे कमा रहे हैं। मैं पैसे कमाना नहीं चाहता, लेकिन हम पैसे कमा रहे हैं क्योंकि मैं इसे इसलिए रोकना चाहता हूं क्योंकि वे हर हफ्ते 6,000-7,000 सैनिक खो रहे हैं, और वे अमेरिकी सैनिक नहीं हैं, वे रूसी और यूक्रेनी सैनिक हैं, और कुछ लोग शहरों में हैं। लेकिन सबसे बड़ी संख्या सैनिकों की है जिन्हें वे खो रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने 7,018 सैनिक खो दिए, रूस ने यूक्रेन से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन दोनों ने, आप जानते हैं, एक दूसरे से लड़ते हुए 1.5 मिलियन सैनिक खो दिए हैं। मैं इसे इंसानियत के लिए रोकना चाहता हूँ। आप जानते हैं, वे रूसी आत्माएं हैं। अब आइए बिंदु दर बिंदु चलते हैं, क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग बातें कही। पहला बिंदु निश्चित रूप से यह है कि यह समस्या अमेरिका की तुलना में यूरोप की कहीं बड़ी समस्या है। यूरोप को आगे आना चाहिए और वे आ भी रहे हैं, यह अच्छी खबर है। दूसरे, रूस का समर्थन करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना असरदार है। देखिए, हमने भारत पर 25% टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं और पुतिन के आक्रमण को फंड कर रहे हैं, जिससे भारतीय कंपनियां अब रूसी तेल खरीदने में हिचक रही हैं। सरकार क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। और भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना धीमा कर दिया है। अब हमारे पास भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर कंपनी है, जिसने प्रतिबंधित रूसी टैंकरों के अपने बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसका कारण सीधा है, यह सिर्फ रूसी तेल खरीदने वाली कंपनियों की बात नहीं है। कोई कंपनी अगर इन कंपनियों को प्रतिबंधित संस्था या देश से लेन देन में मदद करती है तो उस पर भी द्वितीयक प्रतिबंध लग सकते हैं। अगर भारत की रिफाइनरी रूसी तेल खरीदती है और मैं पोर्ट मालिक हूं जो उसे तेल ट्रांसफर के लिए पोर्ट देता हूं, तो सोचिए क्या होगा। उस पोर्ट मालिक पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसका मतलब है कि उसे अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की डिफॉल्ट रिजर्व करेंसी है, तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस पोर्ट मालिक के लिए दूसरे पश्चिमी टैंकरों और पश्चिमी जहाज़ों को अपने पोर्ट पर लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वो शिपिंग कंपनी या वे पश्चिमी कंपनियां भी उसी दुविधा का सामना करेंगी। अगर इस पोर्ट मालिक पर अब सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाते हैं और अगर मैं अब उस पोर्ट मालिक से लेन देन करता हूं, तो मुझे भी सेकेंडरी प्रतिबंधों का खतरा हो सकता है। प्रतिबंध काम करते हैं और असर दिखा रहे हैं। हमें अपनी कोशिशें बढ़ानी होंगी और अधिक देशों को सेकेंडरी प्रतिबंधों से जोड़ना होगा, ताकि आक्रमण को फंड करने वाले देशों पर दबाव बने। यही वजह है कि अमेरिका G7 देशों से लगातार आग्रह कर रहा है कि वे चीन और भारत जैसे देशों पर एक साथ प्रतिबंध लगाएं। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और जाहिर है संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अभी अभी यह ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका इन देशों से चीन और भारत पर 100% तक के टैरिफ लगाने का आग्रह कर रहा है। ये टैरिफ तभी हटेंगे जब ये देश तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो यह ऐसा कुछ नहीं है जहां हम इस देश के साथ अपने संबंध खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के साथ अपने संबंध खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पुतिन के बिना वजह आक्रमण के बारे में है और उम्मीद है देश इसे समझेंगे। यह सिर्फ चीन और भारत के समझने की बात नहीं है। हमें यूरोपीय देशों, G7 देशों, नाटो देशों को भी यह समझने की जरूरत है, क्योंकि अब तक सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही है जिसने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अक्सर लोग कहते हैं कि अमेरिका पर्याप्त नहीं कर रहा। दिन के अंत में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने में असली कदम अमेरिका ही उठाता है। YouTube ने अभी अभी एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को $64 का भुगतान कर रहा है, मिलियन प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं।
इसी कारण आपके होम पेज पर ऐसे वीडियो आते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं, जैसे यह वीडियो। इसका मतलब ये नहीं कि सबको चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अब बिल्कुल सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है आपके मन में चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर कई सवाल हैं। हमेशा कुछ लोग हमें ईमेल में ऐसे सवाल पूछते हैं, इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दे दें। तो अगर आप अपना खुद का चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ YouTube पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें। हर देश जो चाहता है कि रूस इस आक्रमण को रोके, उसे रूस को दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं और रूस को सजा देने के लिए कार्रवाई करने को तैयार हैं। रूस के गलत कदम पर हम कार्रवाई को तैयार हैं, क्योंकि न केवल यूरोपीय देश बल्कि अमेरिका भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या आपको याद है, सिर्फ 3 दिन पहले 19 ड्रोन पोलैंड में घुसे थे, जो नाटो देश है, और कुछ नहीं किया गया। तो सोचिए क्या हुआ। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं बस 1 घंटे पहले। जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, पोलैंड और रोमानिया जैसे नाटो देशों पर फिर ड्रोन हमला हो रहा है। सायरन बज रहे हैं। हमारे पास सारी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी जानकारी मिल रही है जैसे जैसे ये हो रहा है। लेकिन सायरन बजना कुछ ऐसा है जो पिछली बार नहीं हुआ था। तो सिर्फ इसी तथ्य के आधार पर हम मान सकते हैं कि यह 3 दिन पहले जो हुआ था उससे कहीं बड़ा हो सकता है। इसका कारण साधारण है। रूस देख रहा था कि नाटो कैसे प्रतिक्रिया देता है, और कड़ी प्रतिक्रिया न मिलने पर रूस ऐसा करता रहेगा। ड्रोन हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पोलैंड के खिलाफ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। यह वो बात नहीं है जो आप सबसे शक्तिशाली देश के नेता से सुनना चाहेंगे। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, बस पोलैंड का। उन्हें गिरा दिया गया था और वे एक इलाके में गिरे, लेकिन आपको पास नहीं होना चाहिए। पोलैंड के ऐसी घटनाएं प्रतिरोधक क्षमता बनाती हैं। यह देश की कार्रवाई पर निर्भर करता है। यह दुनिया भर के तानाशाहों को दिखाता है कि स्वतंत्र दुनिया क्या स्वीकार करने को तैयार है और क्या स्वीकार नहीं करने को तैयार है। अगर हम कुछ नहीं करते तो यह बस यही संदेश देता है कि तानाशाह जो चाहे कर सकते हैं, और फिर उन्हें रोकना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। यह वही बात है जो हमने जनरल पेट्रेस के साथ की थी जब वह कुछ हफ्ते पहले हमारे पॉडकास्ट पर आए थे, और वह प्रतिरोध की महत्ता और यह कि अगर हम सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो छोटी घटनाएं भी कितना बड़ा असर डाल सकती हैं, इस बात पर जोर देने से नहीं थके। आइए उस क्लिप को सुनते हैं। कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद यूरोपीय महाद्वीप में एक संप्रभु देश पर इस पहली आक्रमण के लिए इनाम नहीं मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं, मेरे सहलेखक एंड्रयू रॉबर्ट्स और कई अन्य लोग तर्क करते हैं, आप दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देते हैं। ध्यान दें कि प्रतिरोधक क्षमता संभावित विरोधी द्वारा आपकी क्षमताओं के आकलन का एक परिणाम है एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्हें इस्तेमाल करने की आपकी इच्छा का। और अगर आप फिर से यूक्रेन की मदद नहीं करते, अगर आप मान लीजिए इजराइल की मदद नहीं करते, हमारे सहयोगी और साझेदारों की मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ मदद नहीं करते, यह इंडो पैसिफिक में प्रतिरोधक क्षमता घटाता है। क्योंकि अगर आप वहां अपने साझेदारों और दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या आप फिर से मदद करेंगे या नहीं। हमारे सहयोगी साझेदार और अन्य जो इंडो पैसिफिक में खतरे में हो सकते हैं। मैं वास्तव में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली के कार्यालय में था जब सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बशर अल असद शासन ने रेड लाइन पार कर दी थी। अमेरिका ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी हमने धमकी दी थी, और प्रधानमंत्री ने सही कहा। मेरी नजर में, आप जानते हैं जनरल, उसका असर दक्षिण चीन सागर में भी पड़ता है। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व में जो हुआ उससे कहीं आगे तक जाता है, उस क्षेत्र से कहीं आगे इसका असर यहाँ इंडो पैसिफिक में भी पड़ता है। और निश्चित रूप से हम ताइवान और द्वीप श्रृंखलाओं की रोकथाम पर चर्चा करेंगे, जिसे अमेरिका ने हाल ही में मजबूत किया है, क्योंकि वह निश्चित रूप से एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र था।
कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। आइए भविष्य की बात करें। यूक्रेन के साथ हमारे कई समझौते हुए हैं, है ना? हमारे पास बुडापेस्ट मेमोरेंडम है, फिर यूक्रेन और रूस के बीच कई बार युद्ध विराम हुए हैं, और निश्चित रूप से मुझे याद है कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर रूस, अमेरिका, यूके और यूक्रेन ने हस्ताक्षर किए थे और इसने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। अगर यूक्रेन ने वे परमाणु हथियार छोड़ दिए जो उसके क्षेत्र में सोवियत संघ के विघटन के समय थे, उन्होंने वे परमाणु हथियार छोड़ दिए। हमने उस समझौते में अपनी तरफ से निभाया नहीं। बिल्कुल। और क्या आप इसकी थोड़ी तुलना सीरिया में हुई उसी चीज से करेंगे, जहां हमने रेड लाइन पर प्रतिक्रिया नहीं दी? हम वे वादे नहीं निभा रहे जो हमने या पिछली सरकार ने किए थे। क्या यूक्रेन भरोसा करेगा? अगर दीर्घकालिक शांति चाहिए तो यूक्रेन किस सुरक्षा गारंटी पर भरोसा करेगा? खैर, ये पूरी स्थिति के सबसे जटिल मुद्दों में से एक है, क्योंकि आपको याद होगा कि यूरोपीय नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन पर अपनी रक्षा पर अधिक खर्च करने, यूक्रेन की अधिक मदद करने और यूक्रेन का बोझ अधिक उठाने के लिए दबाव डालने के जवाब में क्या किया था। ये सही है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने इसमें वह किया जो कोई और राष्ट्रपति नहीं कर सका, और मैंने उनमें से कई को अपने यूरोपीय समकक्षों से बहुत बहुत गुस्से में देखा। आप जानते हैं, मेरे पास नेटो की जिम्मेदारियां थीं जब मैं 3 और 4 स्टार जनरल था। खैर, मैं एक अमेरिकी कमांडर के रूप में भी दोहरी भूमिका में था, इसलिए मैंने नेटो में रक्षा मंत्री स्तरीय बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में काफी समय बिताया। और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे राष्ट्रपति बार बार यूरोपीय देशों से इस बात के लिए सवाल करते रहे कि उन्होंने वेल्स समिट में 1 दशक से भी पहले रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% खर्च करने का जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं किया। अब ये होने जा रहा है। असल में अब रक्षा पर, वास्तविक रक्षा खर्चों पर 35% सकल घरेलू उत्पाद खर्च किया जाएगा और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर और 15% खर्च किया जाएगा। ये नए नेटो सुप्रीम एलाइड कमांडर की रक्षा अवधारणा के संचालन का समर्थन करता है, क्योंकि आपको सचमुच उन दिनों की तुलना में जब शीत युद्ध था, सेनाओं को बहुत आगे पूर्व की ओर ले जाना पड़ता है, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने वहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण हासिल किया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति अन्य इच्छुक गठबंधन यूरोप के महत्वपूर्ण नाटो देशों के साथ मिले, तो वे वास्तव में कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए जिससे एक मजबूत सुरक्षा गारंटी के रूप में देखा जा सकता था। मेरे विचार में मजबूत सुरक्षा गारंटी पाने का एकमात्र तरीका था कि वे अपनी सेनाएं यूक्रेनी सेनाओं के साथ मोर्चे पर तैनात करते, ताकि अगर रूस युद्ध विराम तोड़ता है और यूक्रेन में अतिरिक्त आक्रामक कार्रवाई शुरू करता है तो वे भी उसमें शामिल होंगे, वे भी खून बहाएंगे, और फिर आप देख सकते हैं कि उन्हें फिर कैसे प्रतिक्रिया देनी होगी। लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। अमेरिका के पास अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता और अन्य क्षमताओं के साथ यह सामर्थ्य है, और आपने ये हाल ही में देखा भी जब ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर असाधारण हमला हुआ था। वह वास्तव में उस 12 दिन की जंग का अंतिम हिस्सा था जिसे इजराइल ने अंजाम दिया, और इसने ईरानी परमाणु कार्यक्रम और उसकी सुरक्षा इकाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाया, नेता, वैज्ञानिक और इसी तरह के अन्य लोग। तो अमेरिका के पास वह क्षमता है। सवाल ये है कि क्या हम ऐसा वादा कर सकते हैं जिसे यूक्रेन वासी पूरी तरह भरोसेमंद मान सकें? यह सुनिश्चित करने के लिए अगर रूस युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे करेंगे, तो वे जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। वे चाहते हैं कि उन्हें युद्ध विराम के बदले इन किले जैसे शहरों और उस क्षेत्र को दे दिया जाए, जैसे 2014 के बाद उन्होंने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के हिस्सों पर कब्जा किया था, वैसे ही अब किया। वे फिर से ताकत बढ़ाएंगे, प्रशिक्षण लेंगे, हथियार जुटाएंगे, तैयार होंगे और कोशिश करेंगे कि और कितना आगे बढ़ सकते हैं।